नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पेंशन लाभार्थियों के लिए धामी सरकार का बेहद अहम फैसला। अब हर महीने की 5 तारीख को आएगी पेंशन। दिव्यांग, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन में वृद्धि की गई है। लाभार्थियों के खाते में अब ऑनलाइन आएगी राशि। सरकार जनता के द्वार से मिल रही बेहतर सुविधा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं को लेकर बेहद अहम ऐलान कर दिया है। अब दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के लाभार्थियों को महीनों तक इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि हर महीने की 5 तारीख को पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया है कि पेंशन राशि में वृद्धि के साथ साथ जन कल्याणकारी सुविधाओं को निरंतर बेहतर बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली के इस त्योहार पर पेंशनधारियों को एक बेहद अहम सौगात दे डाली है। महीने की 5 तारीख को आएगी पेंशन। अब किसी को भी लंबा इंतजार नहीं करना होगा। लोगों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी ये पैसे और ये पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर, राहत की खबर। हमने हर माह की 5 तारीख तक उनके खातों में पेंशन डालने की, जो हमारे दिव्यांग हैं, हमारी वृद्धावस्था पेंशन वाले लाभार्थी हैं या विधवा हैं, तो उन सभी को हम हर माह के 5 तारीख से पहले उनके खातों में पेंशन डीबीटी के माध्यम से करते हैं। और पहले ये पेंशन कई महीनों तक उनके खातों में नहीं पहुंचती थी, अब खातों में पहुंच रही है। और साथ ही पहले पेंशन कम होती थी, 1000 रुपये होती थी, उसको हम लोगों ने 1500 रुपये किया है हमारी सरकार ने। और 1500 करने के साथ साथ पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो दोनों में से एक को मिलती थी, और हमने दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों को पेंशन की प्रावधान भी सरकार में किया है। और जो भी दिव्यांग हो, हमारे बुजुर्ग हों या हमारी विधवाएं बहनें हों, उन सभी के लिए हम जो भी अच्छे प्रावधान हो सकते हैं वो प्रावधान निरंतर आगे भी करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह देहरादून से जुड़ चुके हैं। मदन, पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। धामी सरकार सौगात लेकर आई है। क्या कुछ लाभार्थियों को लाभ मिलने वाला है, विस्तार से बताइए। हाँ, देखिए, ये जो समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन दी जाती है वृद्धाओं को, दिव्यांगजनों को, विधवाओं को, तो जो भी 60 साल से अधिक की उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको पेंशन मिलती है। तो इसमें तमाम तरीके की खामियां विगत दिनों में देखने को मिली और बहुत छानबीन समाज कल्याण विभाग ने करी। अभी हाल ही में देखा गया था कि कई लोग जो है दोनों पेंशन दे रहे थे, और ये वो लोग थे जो कि सरकारी नौकरियों में रहे हैं और उसके बावजूद जो है वो वृद्धा पेंशन भी ले रहे थे। और कई लोग सैनिक सेना में थे जो इस तरीके की पेंशन ले रहे थे। तो वो पूरी छानबीन की गई है और तमाम बड़े फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पेंशनों को लेकर किए थे। जहां पहले ये पेंशन पोस्ट ऑफिस में जाती थी, उसके बाद लोगों को मिलने में बड़ा समय लग जाता था। इसको सबसे पहले ऑनलाइन किया गया और सीधा जो है खाता जो धारक है उसके खाते में सीधी अब पेंशन जाती है। और पहले जो 1000 रुपये पेंशन जाती थी उसको बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये विवाद बढ़ा। हालांकि ये बात जरूर रही है कि जो ये पेंशन है ये कई बार जाती थी और कई बार ये होता था कि 2 महीने की पेंशन नहीं आई, पेंशन नहीं आई, अब एक साथ आई, या 4 महीने की हो गई तो 2 महीने की आ गई। तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था बुजुर्गों को, खासतौर पर जो विधवाएं हैं। या लेकिन बेहद अहम सवाल मदन, इस सरकार के इस ऐलान के बाद ये उठता है कि चलिए अब ठीक है, अब ऑनलाइन ही पेंशन राशि जो है वो लाभार्थियों के खाते तक पहुंच जाएगी। इससे क्या कुछ फायदे होने वाले हैं और क्या कुछ सरकार के सामने चुनौतियां हैं? शुक्र, देखिए, अभी जैसे कि मैंने बताया कि तमाम चुनौतियां थी जिसको सुधार की कोशिश कर रही है सरकार। जैसे मैंने अभी कहा कि कई लोग जो है डबल पेंशन ले रहे थे, तो उसकी छानबीन करने में लंबा समय लग गया है और दिक्कतें लोगों को हो रही थी।
2-3 माह का समय चला जाता है, पेंशन नहीं आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी पे ही डिपेंड होते हैं कि चलो पेंशन आएगी तो आगे राशन लाया जाएगा, तो उन लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने सीधा ऐलान कर दिया है कि हर महीने की 5 तारीख को पेंशन उनके खाते में डिपॉजिट हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत इन दिव्यांग जनों को, वृद्धा विधवाओं को जिनका इंतजार करते हैं, तो बड़ी राहत ही उनके लिए है। और सीधी बात यह है कि जो पेंशन पहले 1000 रुपए दी जाती थी वो भी अब 1500 मिलती है। तो निश्चित रूप से बड़ा फायदा इन तमाम लोगों को हो रहा है। और उसके साथ ही सीधे तौर पर इस बात के भी निर्देश दिए गए कि जो इन मामलों में कहीं कोताही करेगा या फिर कुछ लोग जो डबल फायदा लेना चाह रहे हैं उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई है, ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया। बिल्कुल, हामी सरकार का ये बेहद अहम फैसला। जो व्यक्ति पेंशन के लिए एक लंबा इंतजार करता था महीने की आखिरी तारीख तक, अब आपको इतना लंबा इंतजार नहीं करना होगा। महीने की 5 तारीख को आपके खाते में आपकी पेंशन राशि जमा कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए खबरों बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की है। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक से ये खास मुलाकात। त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर पहुंचे, होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार देर शाम को प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ शिष्टाचार भेंट की है। सीएम धामी ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर पहुंचकर उन्हें आगामी होली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं दी है। इस मुलाकात को आगामी त्योहार और प्रदेश के विकास पर चर्चा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डॉक्टर रमेश पोखरियाल और त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मुलाकात करते हुए उन्हें होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद सम्मान के साथ उनका स्वागत भी किया गया है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डॉक्टर पोखरियाल और यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों के आवास पर जाते हैं, मुलाकात करते हैं, होली की शुभकामनाएं देते हैं। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। रुड़की में थिथोला फिटनेस सेंटर बना है भ्रष्टाचार का अड्डा। वाहन स्वामियों से 3 गुना ज्यादा रकम की वसूली की जा रही है। 1600 रुपए सरकारी फीस के बदले 5000 की मांग। शिकायतों के बाद भी कुंभकर्णी नींद में सोया है सिस्टम। थिथोला सेंटर पर अवैध वसूली का आरोप है। अब ये खेल उजागर हो चुका है। लंढौरा स्थित थिथोला फिटनेस सेंटर इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में है। परिवहन विभाग के इस सेंटर में वाहन स्वामियों से तय सरकारी फीस से 3 गुना ज्यादा वसूली की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि 1600 फीस की बदले बेखौफ होकर 5000 मांगे जा रहे हैं। बार बार मिल रही शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अब तक मौन साध रखा है। तो मैं बता देता हूं, मैं जो हमारी एक टेस्टिंग स्टेशन है, नंबर ऑफ टेस्टिंग स्टेशन हमारे प्रदेश में चल रहे हैं और मुझे हेड ऑफिस से या हेडक्वार्टर से इसी चीज़ की जांच करने के लिए भेजा गया। इस तरह की शिकायतें पूर्व में मिली हैं। 5-6 दिन पहले हमने इस पर एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन लेते हुए क्या किया कि हमने यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था जो ये लोकल के किसी गांव का था। तो हमें पता चला कि उसने किसी के गाड़ी को आगे पीछे करने के लिए 100-200 ऐसे करके शिकायतें मिल रही थी कि कुछ पैसा ले रहा है वो। तो हमने उसकी जांच पड़ताल की और यहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेन की। पुलिस से उसे यहाँ से अरेस्ट कराने के बाद पुलिस ने सख्ताई से जब जांच पड़ताल करी तो उसमें कुछ चीजें निकल के आई कि उसने 200-500 रुपए करके आगे पीछे गाड़ी वालों से लिए। कई बार ये लोग बाहर लोकल एजेंटों से भी मिल जाते हैं। उनमें तीन स्टाफ मेंबर निकल के आए थे जिसमें तीनों का हमने चालान करा दिया, जिसमें तीनों के नाम पे हमने यहाँ से FIR करी और चालान कराया। उसके बाद उन्हें तीनों को तुरंत साथ के साथ बर्खास्त कर दिया गया। मैं रहने वाला सहारनपुर का हूँ और मैं यहाँ अपनी गाड़ी की फिटनेस कराने आया था और जैसे मैंने यहाँ पे फिटनेस के लिए अपने कागज भरे तो क्योंकि कुछ दिन पहले मैं पूछने आया था कि सिस्टम यहाँ पे कैसा होता है, ये तो यहाँ के गार्ड ने मुझे बताया था कि आप मेरे पास आ जाना। तो उसका अगले दिन सुबह फोन आया कि आप आ रहे, मैंने नहीं आ रहा हूँ, तो मैं आज आया
तो आज मुझे आगे यहाँ पता लगा कि 1650 रुपये फीस है केवल मात्र, लेकिन फिटनेस के लिए मुझे 5000 रुपये मांगे। और यहाँ गार्ड ने भी मांगे, और जितने भी एजेंट है सब ने उतने 5000 रुपये मांगे, ये भी फीस सिर्फ 1600 रुपये। यहाँ पर बाहर एजेंट मिलते हैं? हाँ, एजेंट मिलते हैं, और बल्कि यहाँ के गार्ड भी कह रहा है मैं करा दूंगा, किसी से बात मत करना। हमारे साथ मदन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मदन, क्या कुछ ये पूरा मामला थिथोला फिटनेस सेंटर, कब से यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था? श्रुति, देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि इस तरीके से जो है गाड़ियों के जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनते हैं उसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी गाड़ी की फिटनेस का जो सर्टिफिकेट देना होता है उसके लिए जो है फिटनेस सेंटर पहुंचते हैं। तो वहां पर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है कि जो अधिकारी, कर्मचारी और खास तौर पर बिचौलिए, तमाम जगह जहां पर भी फिटनेस सेंटर बने वहां पर कहीं ना कहीं आपको बिचौलिए जरूर मिलेंगे, और जो कि दावा करते कि आप हमें दूसरी कागजात हम इसको करवा के देंगे, हाँ थोड़ा 2 पैसे और ज्यादा दे देंगे, और उसकी कागज में कई लोग आ भी जाते हैं। जैसे कि ठिठोली का जो कांड हुआ है उसमें यही चीजें सामने निकल करके आई कि 1650 रुपये मात्र फीस है, और बिचौलिए में कहते कि मैं करा दूंगा। हालांकि इसमें एक चीज और भी रहती है कि फिटनेस सर्टिफिकेट अगर गाड़ी फिट है तभी मिलना चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर भी ये चीज रहती है कि गाड़ी फिट है उसके बावजूद वो फिटनेस सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो कई लोग ज्यादा पैसे दे देते हैं, और जो वहां पर इनको इस तरीके से एक मोटी आमदनी मिलने की संभावना में ये इस तरीके से लोगों को करते हैं। लेकिन जिन लोगों की गाड़ी फिट है वो फिटनेस सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, उनको जब ज्यादा पैसे भरने पड़ते हैं तो तमाम दिक्कतों का सामना वहां पर देखने को मिलता है। क्या इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में किसी अधिकारी का भी नाम सामने आ रहा है मदन? क्या और इस तरीके के मामले कब आखिरकार खत्म हो गए? अंकुश कैसे लगेगा? क्या प्रशासन की तरफ से इस पर कोई प्लानिंग, कोई रूपरेखा तैयार की गई? देखिए, परिवहन विभाग निरंतर इस बात को कहता रहता है कि हम जो है इस पर निरंतर देख रेख कर रहे हैं, नारे नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम बिचौलिए बीच में, हालांकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जिसको किस तरीके की चीज उसने लिया और वो पकड़ा गया है। ये जो बिचौलिए बीच के हैं वो इस तरीके से कार्य निपटाते हैं और ये दावा करते हैं कि हम ये करवा देंगे, और उसके बावजूद ये मोटी मोटी फीसें लेते हैं। हालांकि परिवहन विभाग को सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, पहले भी कई बार मामले आ चुके हैं। विकासनगर में भी इस तरीके का मामला आया था, और अब ये रोहतक का मामला है। जगह जगह इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है जिसपे कि कड़ा एक्शन लेना होगा, लेकिन अभी तक जो है परिवहन विभाग ने कोई एक्शन कड़ा यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। हालांकि एक चौकीदार को भले ही निलंबित किया गया था, लेकिन देखिए ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। जरूरी है कि वो तमाम जनता भी अपने कर्तव्य को समझे। फेक फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आप अपनी जान को तो खतरे में डालते ही हैं, दूसरों की भी जान के साथ मजाक करते हैं। आप बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए खबरों बढ़ते आगे। हरिद्वार में चंद्र ग्रहण की वजह से सूतक काल लग चुका है। हर की पैरी के मंदिरों के कपाट बंद किए गए। सुबह 6:20 से सूतक काल लगा है। सूतक काल शुरू होने से गंगा घाट खाली कर दिए गए। चंद्र ग्रहण के बाद रात 8 बजे होगी गंगा आरती। पूजा के बाद मंदिर को एक बार फिर से उसके कपाट खोले जाएंगे। आज चंद्र ग्रहण के चलते धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह 6:20 से ही सूतक काल की शुरुआत हो गई है, जिसकी वजह से हर की पौड़ी सहित सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सूतक काल के प्रभाव से गंगा घाटों पर भी सन्नाटा है। पुजारियों के अनुसार शाम 7:45 पर ग्रहण का प्रभाव समाप्त होने के बाद भगवान को गंगा जल से स्नान कराया जाएगा। रात 8 बजे भव्य गंगा आरती होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूतक काल का ये प्रभाव है जो कि सुबह 6 बजे के करीब ही लग चुका है। ऐसे में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। मंदिरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हरिद्वार की तस्वीरें हैं। ये बताया जा रहा है कि रात 8 बजे यहां पर गंगा घाट के किनारे गंगा आरती का बेहद भव्य आयोजन किया जाएगा।
और कल होली होनी है, ऐसे में तमाम तैयारियां। और मंदिरों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए, भगवान के सामने पर्दे हैं, ऐसे में भक्त दर्शन नहीं कर पा रहे। 6:20 से सूतक प्रारंभ हो गया है और 6:20 पे मंदिर बंद हो गए हैं। शाम को रात को 7:45 बजे तक इसका प्रभाव रहेगा। 7:45 बजे फिर मंदिर खुलेंगे। भगवान को गंगा जल से स्नान, ध्यान, चंदन पूजा करने के बाद फिर 8 बजे के बाद आरती होगी। तब आज चंद्र ग्रहण है। 6:20 से सूतक प्रारंभ हो गया है और 6:20 पे मंदिर बंद हो गए हैं। शाम को रात को 7:45 बजे तक इसका प्रभाव रहेगा। 7:45 बजे फिर मंदिर खुलेंगे। भगवान को गंगा जल से स्नान, ध्यान, चंदन पूजा करने के बाद फिर 8 बजे के बाद आरती होगी। तब आज चंद्र ग्रहण। मेरा नाम कुमार स्वामी, मैं श्रीगिरी मठ का प्रबंधक हूँ। क्या हुआ, मंदिर सुबह सुबह बंद किया गया क्या? आज चंद्र ग्रहण के वजह से 12 घंटे के पहले सूतक चालू हो जाता है, इसीलिए आज सुबह सुबह मंदिर बढ़ा दिया गया है और शाम के आरती में 8 बजे होगा तो 7 बजे फिर ग्रहण के बाद खुल जाएगा। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। चार धाम यात्रा की तैयारियों में जुटी है धामी सरकार। श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा सरकार की प्राथमिकता है। व्यापारियों, टैक्सी ऑपरेटरों के साथ मुलाकात की गई है और सुझाव लिए गए। चार धाम यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लक्ष्य निर्धारित कर लिए गए। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में आगामी चार धाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार बेहद सतर्क है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। इसके लिए होटल व्यवसायियों और टूरिस्ट गाइड, टैक्सी ऑपरेटर के साथ बैठक की गई, उनसे सुझाव लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस साल की यात्रा को पिछले साल की भांति ऐतिहासिक और व्यवस्थित बनाया जाएगा। चार धाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व्यापारियों के साथ, टैक्सी ऑपरेटरों के साथ बैठक करते हैं। इस बैठक में तमाम वर्गों के सुझाव भी लिए जा रहे। चार धाम यात्रा को किस तरीके से ऐतिहासिक भी बनाया जाए, जो भक्त, जो यात्री, जो श्रद्धालु यहां पर आएंगे उनके लिए यात्रा बेहद सुगम हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। तो चार धाम यात्रा की शुरुआत जल्द ही होने वाली है, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियों को दुरुस्त किया जा रहा है। चार धाम यात्रा की तैयारी में जुटी है सरकार। यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का लक्ष्य है और जो भी भक्त, पर्यटक चार धाम यात्रा पर आए उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। और ऐसे में हेली सेवा से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, उत्तराखंड राज्य का चार धाम यात्रा जो है एक महत्वपूर्ण पर्व जैसा रहता है और इसमें पूरे देश विदेश के लोग चार धाम यात्रा के लिए आते हैं। विभाग की भी जो है इसमें दायित्व बढ़ जाता है। उनको पेट्रोलियम उत्पाद समय से उपलब्ध हो जाएं, स्पेशली जो गैस की सप्लाई है और डिमांड है उसकी बढ़ जाती है। और इसी के दृष्टिगत हमने आज जो चार धाम क्षेत्र के जो हमारे गैस एजेंसी मालिकान हैं उनके साथ बैठक की है और उनको उनकी समस्याएं सुनी है और उनको यथोचित निर्देश दिए हैं कि भाई जो यात्रा काल है उससे पूर्व सारी तैयारी कर लें। कोई जो है कहीं क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है और कहीं किसी कंपनी में कोई कंपनी से कहीं कॉपरेशन नहीं मिल रहा हो तो कहीं कोई किस तरह की समस्या है तो हमें बता दें और प्रत्येक समय जो है जो गैस का भंडारण अपनी क्षमता के अनुसार गोदामों पर रखें। देखिए, उत्तराखंड। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। रुद्रपुर के दुधिया नगर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। मामूली विवाद के बाद युवक पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में कई लोग घायल हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही। इलाके में तनाव है, सांप्रदायिक माहौल खराब हो चुका है। पुलिस बल तैनात। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। मामले में जांच की जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में देर शाम दो समुदायों के बीच खूनी संघर्ष से
पूरे माहौल में तनाव है। मामला कोतवाली इलाके के दुधिया नगर का है, जहां मामूली विवाद ने सांप्रदायिक तनाव को जन्म दे दिया है। विशेष समुदाय के हमलावरों ने एक युवक को पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ जांच की जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रुद्रपुर के दुधिया नगर में दो पक्षों में ये खूनी संघर्ष। मामूली विवाद के बाद युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। दर्जनों भर हमलावर एक युवक पर हमला कर रहे हैं, उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रॉड से, डंडे से उस पर हमला किया जाता है, लात घूंसे से उस पर हमला किया जाता है। चलिए खबर बढ़ते आगे। डीएफओ महतीम यादव ने होली की शुभकामनाएं दी है। फायर सीजन के चलते जंगलों में आग न जलाने की अपील की गई है। होली पर पिकनिक के दौरान बरते विशेष सावधानी। डीएफओ ने अपील की है लोगों से वनाग्नि की घटनाओं पर तुरंत विभाग को इसकी जानकारी दें। पर्यावरण और वन संपदा की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया है। छोटी सी लापरवाही भीषण वनाग्नि का कारण बन सकती है, इसका ध्यान दें। लोगों से अपील की है कि अगर इसकी जानकारी मिलती है आप तुरंत डीएफओ या वन विभाग को इसकी जानकारी दें। सर्वप्रथम तो होली की मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मेरा यही सबसे निवेदन है कि होली का त्यौहार सभी लोग खुशी से मनाएं, आपसी सौहार्द से मनाएं। और इस उपलक्ष्य में जो हमारा फायर सीजन भी धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि मौसम कुछ समय से सूखा है। और जंगलों को भी सुरक्षित रखें, जंगलों में किसी प्रकार की वनाग्नि की घटनाएं न हो। अगर कहीं ऐसी कोई घटना होती है तो वन विभाग की टीम को सूचित करें तथा सूचित करके हमें हमारा वनाग्नि रोकथाम में हमारा पूर्ण सहयोग दें। हम सभी जन क्षेत्रवासियों के इस संबंध में आभारी रहेंगे। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।